आज हम पढ़ने वाले हैं किर्चॉफ्स लॉ। किर्चॉफ्स लॉ को जानने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा सर्किट। मान लो हमारे पास ये एक सर्किट है। क्या ये एक सिंपल सर्किट है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट है? चलो पहले तो इसी को समझ लेते हैं, किस सर्किट को हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे, किसको सिंपल कहेंगे। तो सिंपल का तो हमें पता है, जिसमें एक रेजिस्टेंस और एक सेल हो। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सर्किट की होती हैं तीन कंडीशंस। इसमें तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर होनी चाहिए जंक्शन। दूसरा, उसमें होनी चाहिए एक ब्रांच। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें होना चाहिए एक लूप। जिस सर्किट में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ये तीनों चीजें हमें मिलेंगी, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब ये तीन चीजें होती क्या है, चलो डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जंक्शन क्या होता है। जंक्शन क्या है? वो पॉइंट, अ पॉइंट एट विच, उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, तीन या तीन से ज्यादा रास्ते मिलने चाहिए। अब यहां पे देखो, ये ए है, इसको क्या हम जंक्शन बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीन रास्ते करंट के मिल रहे हैं। करंट इधर से भी ट्रेवल कर रहा है, यहां से भी ट्रेवल कर रहा है, यहां से भी ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा मिलने वाले रास्ते वालों को बोलेंगे जंक्शन। ये एक जंक्शन है। क्या ये वाला जंक्शन है? नहीं है। यहाँ पे एक ही रास्ता है, करंट ये एक ही जगह से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये भी जंक्शन नहीं है। इसी तरह ये देखो, क्या ये जंक्शन है? जल्दी से बताओ, इज पॉइंट बी या जंक्शन? यहां से करंट ऐसे भी जा सकता है, यहां से करंट ऐसे भी आ सकता है, यहां डायरेक्ट करंट ऐसे भी ट्रेवल कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा रास्ते हैं करंट के फ्लो करने के। यहां से करंट इधर की डायरेक्शन में चला जाए, या इधर चला जाए, या सीधा ऊपर से नीचे आ जाए, इधर जाए ही ना। तो देर इज मोर देन थ्री पाथ्स ऑफ करंट। तो ऐसे पॉइंट को बोलेंगे जंक्शन। तो ये होगी जंक्शन। अब देखते हैं ब्रांच। ब्रांच क्या होती है? अ कंटिन्यूस पाथ, ऐसा रास्ता जो कंटिन्यूस है इन अ सर्किट। और ये पाथ किसका होता है? करंट का। फ्रॉम वन जंक्शन टू अनदर जंक्शन, कोई दो जंक्शन को आपस में ज्वाइन करने वाली जो रास्ता है, उसको बोलेंगे ब्रांच। ये देखो, हमारे पास दो जंक्शंस आ गई थी, ए और बी। और ए और बी को ज्वाइन करने का सबसे पहला रास्ता देखो। अगर करंट ऐसे करके ट्रेवल करता है, यहां से यहाँ ऐसे आता है, दिस इज फर्स्ट ब्रांच, ब्रांच वन। अगर करंट ऐसे ट्रेवल करता है या इधर ट्रेवल करता है, यहाँ पे दिस इज वन मोर ब्रांच बिटवीन ए एंड बी, ये होगी एक और ब्रांच। अगर करंट ऐसे ट्रेवल करता है या इस रास्ते से जाता है, तो ये है ब्रांच नंबर थ्री। तो इसको बोलते हैं एक कॉम्प्लेक्स सर्किट की ब्रांच। और ब्रांच में हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रांच के अंदर जो वैल्यू ऑफ करंट है, उसको चेंज नहीं करना है। अगर जितना करंट इधर से जाएगा, उतना ही करंट उधर से आएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ब्रांच में करंट चेंज नहीं होता। तो तीसरी चीज है लूप। लूप किसको बोलेंगे? अ कंटिन्यूस पाथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट सेम पॉइंट, जो यहां से शुरू हुआ वहीं पे आगे खत्म हो गया, उसको बोलेंगे लूप। देखो यहां देखो, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में पहला लूप कौन सा था? यहां से स्टार्ट किया ए से, घूमकर, पूरा घूमकर वापस ए पर आ गए, जहां से चले थे वहीं पे वापस आ गए। तो ये हो गया एक लूप, लूप नंबर वन। सिमिलरली यहां से स्टार्ट कर लेते हैं हम, यहां से स्टार्ट करते हैं, घूम फिर के उसी पॉइंट पे वापस पहुंच गए। तो ये भी एक लूप हो गया, लूप नंबर टू। ये तो डेफिनेशन है, अ कंटिन्यूस पाथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम पॉइंट। और ये पाथ किसका होगा? करंट का। इसी तरह एक और लूप बन जाएगा यहां से। अगर यहां से स्टार्ट करके हम वापस इसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ लूप। तो ये हो गया तीन लूप। तो ये हो गए तीन लूप इस कॉम्प्लेक्स सर्किट के। तो इतनी सी बात है। अगर कोई ऐसा सर्किट है जिसमें हमारे पास जंक्शन भी है, ब्रांच भी है, और लूप भी है, तो ऐसे सर्किट को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट। और दूसरी बात, ब्रांच के अंदर करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये हमेशा याद रखना है। तो ऐसे सर्किट में हमारे लिए
सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है? करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना या पोटेंशियल कहीं पे फाइंड आउट करना। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व किया हमारे भाई साहब किरचॉफ्स ने। इन्होंने दो रूल फाइंड आउट किए, ऐसे दो रूल, ऐसे कानून बना दिए जिससे ये काम आसान हो गया। और जब दुनिया ने देखा कि ये दो रूल्स जो किरचॉफ भाई साहब ने फाइंड आउट किए हैं, इससे सर्किट को सोल्व करना बहुत आसान हो गया है, तो दुनिया ने खुश होकर उन रूल्स का नाम रख दिया किरचॉफ्स लॉ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ भाई साहब ने सबसे पहला रूल क्या बनाया, जिसको हम बोलेंगे जंक्शन लॉ या करंट लॉ। इसको जंक्शन लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक जंक्शन के ऊपर अप्लाई करता है, और जंक्शन हमने देखी थी यहाँ पे। तो जो लॉ लगेगा जंक्शन के ऊपर उसको हम बोलेंगे जंक्शन लॉ। और ये जंक्शन लॉ से हमें पता क्या चलता है? करंट। इसलिए इसको बोला जाता है करंट लॉ। अच्छा, अब ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है एट एनी जंक्शन, कोई भी एक जंक्शन ले लो, वहां पे एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, वहां पे जितने भी करंट आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनका जो एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब हुआ? एल्जेब्रिक सम वो सम होता है, देखो एल्जेब्रा में, मैथमेटिक्स में दो वैल्यूज हैं, एक तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं और दूसरा नेगेटिव वैल्यूज है। तो पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज को जब हम कंसीडर करते हैं, आपस में उनकी एडिशन करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। तो किरचॉफ भाई साहब कहते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, जितने भी करंट आ रहे हैं या जा रहे हैं, मीटिंग एट अ जंक्शन, कहां देखना हमने? जंक्शन, ये वाली जंक्शन के ऊपर, इज जीरो, उनका एल्जेब्रिक सम होगा जीरो। तो इसका मतलब जहां तो जंक्शन के ऊपर करंट आ रहा है, जहां वहां से जा रहा है, तो हमें एल्जेब्रिक सम निकालना है। तो इसका मतलब किसी एक करंट को हमने पॉजिटिव मानना पड़ेगा, दूसरा करंट को नेगेटिव। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? मान लो ये हमारी जंक्शन है, यहाँ पे कुछ करंट्स ऐसे होंगे जो जंक्शन की तरफ जा रहे होंगे, इसकी तरफ ट्रेवल कर रहे होंगे, इसको बोलेंगे आई अप्रोचिंग। अप्रोचिंग करंट है, जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, और हमने इनको हाइपोथेटिकली मान लिया है, इनकी वैल्यू लेंगे हम पॉजिटिव। ये I2 अगर 5 एम्पेयर है, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे +5 एम्पेयर। इसी तरह जो करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं निकलकर, ऐसे करंट्स को बोलेंगे लीविंग करंट्स, और इनकी वैल्यू हम मान लेते हैं नेगेटिव। कोई ऐसा करंट है जिसकी वैल्यू है 10 एम्पेयर्स, लेकिन ये जंक्शन से दूर जा रहा है, तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे -10 एम्पेयर्स। तो इन सब का जो एल्जेब्रिक सम आएगा, I1, I2, I3, वो सम होगा जीरो। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, किरचॉफ भाई साहब ने कहा है कि जो जंक्शन होती है ना, जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, उतना ही करंट वहां से चला जाएगा। आई अप्रोचिंग, जितने करंट ये आ रहे हैं, इज इक्वल टू आई लीविंग, उतने ही करंट वहां से चला जाएगा। जंक्शन ना तो खुद से कोई करंट बना रही है, ना ही वहां पे किसी करंट को खत्म कर रही है। तो जंक्शन जितना करंट रिसीव करती है उतना ही भेज देती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, आई अप्रोचिंग प्लस आई लीविंग इज इक्वल टू जीरो। चलो अब देखते हैं किरचॉफ भाई साहब का दूसरा रूल, द सेकंड लॉ। इसको बोलते हैं लूप लॉ या वोल्टेज लॉ। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक लूप में लग सकता है। लूप हमने देखा था क्या है? वोल्टेज लॉ लगाने के लिए हमें लूप कंसीडर करना पड़ता है। ये लूप्स हैं जो, इनको कंसीडर करना पड़ता है, इनमें देखना पड़ता है। इसको वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमें उस लूप के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या राइज हो रहा है, वो हमें बताता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज लॉ। तो रूल क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, कहां पे होंगे? इन अ लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का जो लूप बन रहा है, उसके अंदर जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे, उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा। एल्जेब्रिक का मतलब फिर वही हुआ,
कुछ वोल्टेजेस ऐसी होंगी जो पॉजिटिव हैं और कुछ वोल्टेज ऐसी होंगी जो नेगेटिव हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए हम देखते हैं द फ्लो ऑफ कैलकुलेशन। देखो, फ्लो ऑफ कैलकुलेशन का क्या मतलब है? लूप में मान लो मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया और यहां से इस तरफ चल पड़ा और ऐसे करके अपना रास्ता देखा और करंट को और वोल्टेज को एनालाइज करना शुरू किया। इसका मतलब मेरा फ्लो ऑफ कैलकुलेशन जो है इस डायरेक्शन ऐसे चल रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका भी या किसी और बच्चे का फ्लो ऑफ कैलकुलेशन इसी डायरेक्शन में चले। इसी लूप के अंदर कोई अपना कोई स्टार्टिंग पॉइंट इसकी बजाय यहीं से लेके इस तरफ चल पड़ा या यहां से लेके ऐसे देख लिया सर्किट को। तो दिस इज फ्लो ऑफ कैलकुलेशन। फ्लो ऑफ कैलकुलेशन क्या है? देखने का नजरिया। आप कहां से स्टार्ट हो रहे हैं और किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर रहे हैं, और ये चीज आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब इसी लूप में देख लो, यहां से स्टार्ट करो और मैं इस तरफ ऐसे देखना शुरू कर देता हूं। दिस इज माई फ्लो ऑफ कैलकुलेशन। फ्लो ऑफ कैलकुलेशन जो होगा वो आपके अकॉर्डिंग होगा, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ठीक है, फ्लो ऑफ कैलकुलेशन पता लग गया। बहुत आसान है। किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करो और मूव करके वहीं पे वापस पहुंच जाओ। कोई भी एक अपना रास्ता चुन लो कि हमने किधर से जाना है। दिस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ कैलकुलेशन। अच्छा, अब सर्किट में हमारे पास होता क्या है? या तो हमारे पास एनर्जी होगी, वो कौन देगा? सेल देगा। या तो कोई सेल होगा या फिर उस एनर्जी को यूज करने वाला कोई रेजिस्टेंस होगा। पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यही दो चीजें होती हैं। जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स हो जाए, हम इसी के दौरान देखेंगे फ्लो ऑफ कैलकुलेशन हमने जो लिया है उसके दौरान v की वैल्यू कब पॉजिटिव लिखनी है, कब नेगेटिव लिखनी है। ये एक गोल्डन रूल है। इसको रट लो या डाउनलोड कर लो पीडीएफ और शेयर कर दो सबसे, और बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही इसको यूज करना है और सारे न्यूमेरिकल आराम से निकल जाएंगे। चलो देखते हैं अब क्या है। कोई थ्योरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान से देख लो और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स का केस। फॉर सेल्स, सेल्स के केस में देखो, लूप देखना आपने कहां से स्टार्ट किया और किस डायरेक्शन में चले, इसका कोई लेना देना नहीं है। यू डोंट हैव टू कंसीडर दैट। सीधा का सीधा है, आप अब चल पड़े हो, आपने स्टेप उठा लिया, यू स्टार्टेड लुकिंग, यू मूव्ड ऑन। और रास्ते में आपको क्या मिल रहा है? सेल मिल रहा है कि रेजिस्टेंस मिल रहा है? ये चीज देखनी है बस। अगर सेल मिल रहा है तो उसका कौन सा टर्मिनल आपको मिल रहा है, बस ये चीज नोटिस करनी है। अगर तो आपको चलते चलते रास्ते में, यह है फ्लो ऑफ कैलकुलेशन, चलते चलते रास्ते में पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव टर्मिनल सेल का मिल जाता है, तो आप V की वैल्यू वहां पे लिखोगे पॉजिटिव। फिर देखते हैं हम इसको। मान लो कि 6 वोल्ट का सेल है, इसको मैं अब +6 लिखूंगा, -6 लिखूंगा। अगर तो मेरा फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऐसा है कि मुझे पॉजिटिव प्लेट मिल रही है सेल की, ये पॉजिटिव प्लेट दिख गई है, मैं सीधा जाके पॉजिटिव प्लेट से टकरा गया हूं, तो मैं इसको लिखूंगा +6 वोल्ट। V की वैल्यू होगी इज इक्वल टू +6 वोल्ट। और अगर हमारा फ्लो ऑफ कैलकुलेशन ऐसा है कि हम सीधा जाकर टकराते हैं नेगेटिव प्लेट ऑफ द सेल, हमें रास्ते में नेगेटिव प्लेट मिलती है सेल की, तो हम V की वैल्यू लिखेंगे नेगेटिव। फिर ये 6 वोल्ट का सेल है, लेकिन हमारे फ्लो ऑफ कैलकुलेशन को पहले नेगेटिव प्लेट मिली है, तो हम लिखेंगे -6 वोल्ट। ये क्लियर हो गया? ऐसे ही हम रजिस्टर्स को देखेंगे। मान लो मेरा फ्लो ऑफ कैलकुलेशन अलोंग द करंट है, करंट के साथ जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, तो V की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। मान लो इस I की वैल्यू है 5 एम्पेयर्स और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 ohms। अब हम इस तरफ से देख रहे थे, अलोंग द करंट थे, करंट के साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू IR। तो ये आ गया इज इक्वल टू प्लस, प्लस क्यों है? क्योंकि अलोंग द करंट है, अलोंग द करंट 5, करंट की वैल्यू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू +15 वोल्ट। सिमिलरली
यहाँ आई की वैल्यू 5 एम्पेयर है अगेन, और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 ohms। लेकिन हमारा फ्लो ऑफ कैलकुलेशन क्या है? अपोजिट टू द करंट, करंट को अपोज कर रहा है। इधर से हम देख रहे थे और सामने से करंट आ गया, करंट और हमारा आमना सामना हो गया। इस केस में हम v की वैल्यू के आगे लगा देंगे नेगेटिव साइन, ये साइन कन्वेंशन है। इस केस में v इज इक्वल टू वही v इज इक्वल टू आई आर। हमारा फ्लो ऑफ कैलकुलेशन अपोजिट टू द करंट है, तो माइनस साइन इंटू 5 करंट इंटू 3 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस 15 वोल्ट्स। ठीक है, तो पता लग गया ये प्लस और माइनस क्यों आया। बड़ा सिंपल है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ये चीज देख लो, ये रूल है, इसको रट लो। सारे न्यूमेरिकल्स अपने आप ही सोल्व होते चले जाएंगे, कभी गलती नहीं होगी। हम एक लूप में घूम रहे थे, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया और किसी भी डायरेक्शन में हमने उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। तो आगे से आ गया एक सेल, और फिर हम देखेंगे सेल की प्लेट कौन सी है हमारे सामने। अगर तो वो पॉजिटिव है तो v की वैल्यू लिखेंगे हम पॉजिटिव। जितने भी वोल्ट का वो सेल है उसकी वैल्यू के आगे हम प्लस साइन लगा देंगे। लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव प्लेट सामने आ जाती है, हमारे सामने सेल की नेगेटिव प्लेट है, तो हम v की वैल्यू लिख देंगे माइनस साइन के साथ नेगेटिव वैल्यू। और अगर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस आ जाता है रास्ते में, तो हम देखेंगे दो चीजें। एक तो फ्लो ऑफ कैलकुलेशन, हमने कहां से स्टार्ट करके किस डायरेक्शन में गए, और उस डायरेक्शन में करंट किस दिशा में बह रहा है, कौन सी डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अगर तो वो अलोंग है, हमारे साथ ही करंट चल रहा है, तो हम v की वैल्यू लिखेंगे पॉजिटिव, और v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ओम्स लॉ से, इस रेजिस्टेंस को इस करंट से मल्टीप्लाई करके, और आगे प्लस साइन लिख देंगे। हमारा फ्लो ऑफ कैलकुलेशन ऐसा है कि हमें करंट सामने से दिखाई दे रहा है, हमारी तरफ आता हुआ, करंट हमें अपोज कर रहा है। तो इस केस में जो v की वैल्यू हम ओम्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे नेगेटिव। तो ये होगी हमारी वोल्टेज की कन्वेंशन फॉर सेल एज वेल एज फॉर रेजिस्टेंस। लॉ कहता है सम ऑफ दिस वोल्टेजेस इन अ लूप, लूप के अंदर जो भी चाहे रजिस्टर आए चाहे सेल आए, हम उसकी वोल्टेज निकाल लेंगे, और उनके साइंस आगे लगा के जो हमारे पास उनका सम आएगा, एल्जेब्रिक सम आएगा, उसकी वैल्यू हमेशा होगी जीरो। ये हो गया हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ।